नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट थर्ड है जिसका नाम है संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था। तो आखिर क्या होती है ये संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था? आइए आज की इस वीडियो में इसे समझते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस यूनिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हम इस यूनिट में क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। इसके अलावा हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। आफ्टर दैट हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम जितने भी विश्व के अंदर देश हैं उन्होंने अपने देश में कौन से पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया है। ठीक है, जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था, इसे आप राष्ट्रपति व्यवस्था भी कह सकते हो। संसदीय प्रणाली, संघवादी प्रणाली और एकात्मक प्रणाली, या आप इसे एक दलीय प्रणाली भी कह सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यूके में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसी तरीके से यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है। और कनाडा की अगर मैं बात करूं तो उसमें संघवादी प्रणाली है और चाइना में एकात्मक प्रणाली है। और लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया में, जो हमारे भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको यही 4 चीज़ों के बारे में जानना है। एंड इसके अलावा हमें इसके जो फीचर्स होते हैं, इन सभी के जो फीचर्स होते हैं उनकी विशेषताओं को समझना है। और कई बार एग्ज़ाम में इनके बीच तुलना करने के लिए कहता है, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए पूछता है। जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था और संसदीय प्रणाली व्यवस्था में अंतर, या फिर संघवादी प्रणाली व्यवस्था या फिर एक दलीय प्रणाली व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यूनिट थर्ड को 3 वीडियो में डिवाइड किया है, जिसमें से हम पार्ट 1 वाली वीडियो में जानेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जो कि यूके और यूएसए में है। इसी तरीके से जो पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी उसमें हम कनाडा और चाइना के जो संघवादी और एकात्मक व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड लास्ट में हम जानेंगे हमारे भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज पार्ट 1 वाली वीडियो में हम जानेंगे यूके और यूएसए के संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन जो पूरी पावर होती है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था के बारे में बात करूं, तो इस व्यवस्था में क्या होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो तो राष्ट्रपति होता ही है, इसके अलावा सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, और जो पूरी की पूरी पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसीलिए आप इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कह सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो 2022 के पेपर में पूछा गया था, यूके और यूएसए के संदर्भ में संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच मूलभूत मूल्यांकन कीजिए। इसी तरीके से 2021 के पेपर में पूछा गया था, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। 2018 के पेपर में पूछा गया था, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अगर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर लिया तो आपके जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़रा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूके और यूएसए के संदर्भ में संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था, यानी कि यूके में संसदीय है और यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इनके बीच हमें भेद करना है, यानी कि अंतर करना है, कंपैरिजन करना है। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब हम यूके के जो फीचर्स हैं, जो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है उसकी विशेषताओं को बताएंगे, और इसी तरीके से यूएसए में जो अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था है उसके फीचर्स, उसकी विशेषताओं को बताएंगे, तभी हम दोनों के बीच कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अगर हमने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया तो इसमें हमने इसके फीचर्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था, ये अलग से ही पूछता है, तो इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है
सिर्फ ब्रिटिश वाला हमें इसमें आंसर पुट कर देना, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आदेशात्मक जो यूएसए में जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसकी विशेषताओं भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मैंने एक ही सॉल्यूशन करा रखा है। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिटिश और अमेरिका में जो दल पद्धति है यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बीच सबसे पहले कुछ समानताओं के बारे में बता देता हूँ कि जो यूके और यूएसए में जो समानताएं हैं उनके पॉलिटिक्स सिस्टम को लेके सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बीच अंतर करेंगे, इनके बीच डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले है दलीय व्यवस्था प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको जो पार्टी सिस्टम है उस वाले यूनिट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूएसए और यूके में द्विदलीय प्रणाली सिस्टम को अपनाया गया, नहीं 2 पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। हालांकि यूएसए और यूके में दोनों ही देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जैसे कि मैंने आपको बताया था, किंतु दोनों ही देशों में एक लंबे अरसे से 2 ही दलों की प्रधानता रही है। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। अगर विशेषताओं के बारे में पूछेंगे तो आप ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से राजनीतिक दलों का संगठन, दोनों ही देशों में राजनीतिक दलों का संगठन एक ही जैसा है और ये पिरामिड के आकार का है, यानी कि आप कह सकते हो उसमें भी जो सरकार है उनके विभिन्न स्तरों पर जो शक्तियाँ हैं वो बांटी गई है। जैसे कि आपको पता होगा सबसे नीचे क्या होती है, लोकल स्टेट होती है। ठीक है, यानी कि जिला, राज्य। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से जो विभिन्न स्तरों पर जो पावर्स होती हैं वो बटी हुई होती है। ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका, अब इसमें भी जहाँ तक राजनीतिक दलों की भूमिका का प्रश्न है तो वो भी लगभग एक समान ही है। दोनों ही देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो सर्वोपरि कार्य करते हैं और वो क्या करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षण का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके लिए राजनीतिक दल सभाएं करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा समाचार पत्र छपवाते हैं, पोस्टर प्रकाशित करते हैं और काफ़ी सारे जो रैलियाँ निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो दलों है यानी कि यूके और यूएसए दोनों में यही चीज़ सेम है। ठीक है, तो ऊपर हमने ब्रिटिश और अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बीच समानताओं के बारे में बात किया था। अब हम देखते हैं इसके बीच क्या डिफरेंस है, उसकी भिन्नताओं को देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है शक्ति पृथकीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के कारण जो प्रधानमंत्री है वो अन्य सब विधानमंडल के एक अंग होते हैं। ठीक है, और जिन कानूनों का प्रस्ताव उन्हें उचित लगता है उसे पेश करते हैं और पास करवा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मंत्रिमंडल है और जो संसद है उनके बीच काफ़ी अच्छा संपर्क होता है, काफ़ी अच्छा संचार होता है। ठीक है, ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था है उसके बारे में बात करें तो इसमें क्या है, इसके ठीक विपरीत अमेरिका में जो राष्ट्रपति और उसके जो सचिव होते हैं उनकी जो बैठकों में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, और यदि कांग्रेस का कोई सदस्य मंत्री पद ग्रहण कर लेता है तो कांग्रेस से उसकी सदस्यता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। ठीक है, अमेरिका में जो संसद है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा दलीय निष्ठा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दलीय निष्ठा यानी कि लॉयल्टी के बारे में। ब्रिटेन, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन करते समय दलीय निष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में केवल अपनी पार्टी के सदस्य को ही शामिल कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लॉयल्टी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उसमें किसी बाहर जो व्यक्ति है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। और सिर्फ मिली जुली सरकारें तभी बनती हैं या तो कोई युद्ध का कंडीशन हो, ठीक है, या फिर आपातकाल हो। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन में मिली जुली सरकारें बनती है। वही दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात करें तो ये ठीक इसके विपरीत है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के गठन में कुछ ज़्यादा स्वतंत्र है। ठीक है, और ये दलीय निष्ठा पर तो ध्यान देते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, लेकिन वह अपनी पार्टियों में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं जो कि उस पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और ये राष्ट्रपति के निजी मित्र भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ब्रिटिश में जो संसदीय प्रणाली है उसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। सरकार की नीतियों के लिए सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जो मंत्री है वो विभागीय अधिकारियों पर दोष नहीं लगा सकता, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और अपने विभाग की गलतियों का वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में बात करें, जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो इसके ठीक विपरीत है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले ब्रिटेन में बात कर लेते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो अपने जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री दल के किसी भी नेता को नाराज़ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसका जो स्वयं का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। उसमें क्या है, जो संसदीय प्रणाली है इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री है वो टीम का नेता अवश्य है लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात करें तो ये ठीक इसके विपरीत है। अमेरिकी मंत्रिमंडल में जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के सहयोगी नहीं है, उसके अधीन काम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप इसे मालिक कह सकते हो, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसमें ठीक विपरीत है। कहते हैं कि एक बार राष्ट्रपति लिंकन ने अपने मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद ये पाया कि जो 7 मंत्री है वो उसके प्रस्ताव के विरुद्ध हैं, ठीक है। कोई प्रस्ताव था तो उसके विरुद्ध है, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि 7 मंत्री जो हैं वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला इस पक्ष में हूँ, इसीलिए जो मैं कहता हूँ वही बहुमत है, ठीक है। यानी कि उसी का आदेश माना जाएगा, भले ही जो 7 मंत्री है वो राष्ट्रपति के विरोध में क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें पूछता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेखन कीजिए। 2019 के पेपर में पूछा गया था यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया और इसके कार्य और शक्तियों का विवेचन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर शक्तियाँ होगा। 2019 के पेपर में सेट 2 में पूछा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति की भर्ती, ये यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर बढ़ती होगा, ठीक है। बढ़ती शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह है राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है वह अमेरिका का प्रथम नागरिक है। जैसे कि आपको पता होगा जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्र की जो एकता का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रमुख होने के कारण उसे अनेक समारोह में भाग लेना पड़ता है। बहुत सी जो कार्यविधि है, जो उद्घाटन करना होता है और देश के हजारों लोगों से उन्हें मिलना होता है, ठीक है। तो अभी हमने राज्य के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के कार्य देखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में प्रधानमंत्री जैसा कोई भी पद नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो भी राष्ट्रपति है और जो सरकार का प्रमुख है वो भी राष्ट्रपति है। और समस्त जितनी भी कार्यकारी शक्ति होती है, यहाँ पर स्पेलिंग आ रहा है, यहाँ पर सत्ता होगा यानी कि शक्ति होगी, ठीक है। जो भी शक्तियाँ हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। हालांकि जो राष्ट्रपति है वो अपने सहायता के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो जिन मंत्रियों को नियुक्त करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके सलाहकार होंगे, एडवाइज़र होंगे, ठीक है। और वो उसके साथी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एडवाइज़र है, वो सिर्फ उसे एडवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल कर सकता है जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति अपने जो निजी मित्र हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन करता है। राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। प्रशासन के रूप में संविधान, कानूनों के संघीय आंदोलन के फैसलों और विविध राज्यों के बीच की गई संधियों को भी लागू करता है। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो है नियुक्ति करने और हटाने की शक्ति। यूएसए में
केवल 2 संघीय पदाधिकार यानी कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और शेष सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है, ठीक है, उसके बारे में। अब इसके अंदर क्या है, जो राष्ट्रपति है वो किसी भी जिसको किसी अपराध के कारण उसे कोई सज़ा मिली है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी जो क्षमा है उसे माफ़ किया जा सकता है। उसका जो दंड है, उसे जो दंड मिला है उसको कम किया जा सकता है, या फिर दंड के जो रूप है उसे बदला जा सकता है। ठीक है, या फिर काफ़ी हद तक उसे जो भी दंड मिला है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति सभी जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए भी कुछ लिमिट है। ठीक है, और इसमें जो पहली बात है ये याद रखनी होगी, जो राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को समान नहीं कर सकता, यहाँ पर क्षमा होगा, क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर क्षमा होगा, क्षमा नहीं कर सकता जो महाभियोग की कार्रवाई द्वारा दंडित किया गया हो। ठीक है, और दूसरा, वह केवल उन अधिकारियों को ही माफ़ कर सकता है जिन्हें संघीय यानी कि जो केंद्रीय कानून के तहत दंड दिया गया हो। ठीक है, और राज्य कानून के तहत जो भी दंडित व्यक्ति होते हैं उनको केवल और केवल गवर्नर द्वारा क्षमा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर के रूप में उसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति अमेरिका की थल, जल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनापति के नाते वह सैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और सेना के जो बजट है, यहाँ पे स्पेलिंग है, यहाँ पर सेना होगा। ठीक है, सेना का जो बजट है उसे कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करता है और सेनाओं का संचालन करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह समय समय पर कांग्रेस को राष्ट्र की स्थिति के बारे में सूचना दे, और अपने इस दायित्व को निभाने के लिए राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता है। संदेश में राष्ट्रपति उन विषयों का भी संकेत करता है जिनके संबंध में कोई नए कानूनों के बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, तो वो संसद को ऐसे सलाह भेजता है। ठीक है, एडवाइस देता है। अब सेकंड पॉइंट है विधि निर्माण के विषय में सुझाव देने का अधिकार। राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए कांग्रेस के समक्ष उचित सिफारिश प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को यहाँ स्पेलिंग है देता है कि वह अधिकार, यहाँ पर होगा, को अधिकार देता है कि वह विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वित्तीय मामलों में मार्गदर्शन। राष्ट्रपति कांग्रेस को प्रतिवर्ष राष्ट्र के वित्त अवस्था के बारे में पूरी जानकारी देता है। साथ ही वो जो आगामी वर्ष है उसके आय और व्यय के अनुमान, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर अनुमान होगा। ठीक है, स्पेलिंग एरर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनुमान को जो कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करता है, और जो भी अनुमान है, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। अच्छा, और यहाँ पर क्या बताता है कि वो संसद को ये सलाह देता है कि कौन कौन से ऐसे नए कर हैं जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है, और कौन कौन से ऐसे कर हैं जिन्हें अब हटा देना चाहिए, यानी कि उन्हें माफ़ कर। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो पावर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी नए कानून का जो प्रस्ताव होता है उसे सबसे पहले संसद में पास करवाया जाता है, और तब तक के लिए हम उसे विधेयक कहते हैं, यानी कि बिल कहते हैं। और जब वही विधेयक यानी कि जब वही बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, तब वो एक एक्ट बन जाता है, यानी कि एक कानून, एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति के पास वो बिल भेजा जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो उस पर सिग्नेचर कर दे और उसे एक कानून के तौर पे लागू कर दे। ठीक है, दूसरा, या फिर वो संसद को इसे वापस भी कर सकता है कि इस पर एक बार पुनर्विचार कर लो, एक बार फिर से सोच लो। ठीक है, इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास एक और पावर होती है जिसे हम पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा, ना तो वो उन्हें रिस्पॉन्स करेगा, ना तो उन पर सिग्नेचर करेगा, और ना ही ये बताएगा कि जाओ एक बार फिर से इस पर सोच लो। ठीक है, वो क्या करेगा, इसे अपनी पॉकेट में रख लेगा, यानी कि इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
ठीक है, और वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है, यानी कि उसके पास ये पावर है कि वो रिस्पॉन्स ना करे, और वो इसे कितने दिन के लिए भी विलंबित कर सकता है, यानी कि टाइम लगा सकता है इस पर सिग्नेचर करने में, ठीक है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, और इसके लिए उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है उसकी पॉकेट वीटो पावर की, जो पावर है ये राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर इसे हम कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।